नमस्कार। पिछले वीडियो में हम धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर साहित्य के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। धर्मनिरपेक्ष या धर्मेतर साहित्य को हमने अध्ययन सुविधा की दृष्टि से उसकी विषय सामग्री के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा था विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ जिसे हम लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं, और तीसरा था क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथ। पिछले वीडियो में हम ऐतिहासिक ग्रंथों और विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों के ऊपर है वो चर्चा कर चुके थे। आज की वीडियो में हम क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथों के ऊपर है वो चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथों से मेरा तात्पर्य है कि भारत में जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं प्रचलित थी, उन क्षेत्रीय भाषाओं में जिन साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई, जिनसे हमें उस समय के या कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें हम क्षेत्रीय साहित्यिक ग्रंथों में वो सम्मिलित करते हैं। क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य में सर्वप्रथम है वो तमिल साहित्य का नाम है वो तमिल साहित्य का नाम है वो सर्वप्रमुख आता है। तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस तमिल साहित्य को दक्षिण भारत में प्रथम 3 शताब्दियों यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय शताब्दी ईस्वी में जो विभिन्न विद्वानों के, दक्षिण भारतीय विद्वानों के जो साहित्यिक सम्मेलन हुए थे, जिन्हें संगम कहा जाता था, उन साहित्यिक सम्मेलनों में इन साहित्यिक ग्रंथों की रचना किए जाने के कारण इस साहित्य को संगम साहित्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। या दूसरे शब्दों में तो तमिल साहित्य को संगम साहित्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, इस संगम साहित्य या तमिल साहित्य से हमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय शताब्दी ईस्वी के सुदूर दक्षिण भारतीय चेर, चोल और पांड्य शासकों के बारे में तथा उनकी राजनीतिक स्थिति, तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात जो संगम साहित्य है उससे हमें पहली, दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है। ये जो संगम में आयोजित की गई थी साहित्यिक सम्मेलन, ये पांड्य शासकों के संरक्षण में है वो आयोजित की गई थी। तीनों संगम, प्रथम जो संगम है वो पांड्य शासकों की राजधानी मदुरा में है वो अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इसमें अनेक तमिल साहित्यिक ग्रंथों की है वो रचना की गई थी, परंतु प्रथम संगम से संबंधित कोई भी साहित्यिक ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार जो दूसरी संगम आयोजित की गई थी दूसरी शताब्दी ईस्वी में, उससे संबंधित साहित्य भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। केवल मात्र एक ही ग्रंथ उपलब्ध होता है, यानी दूसरी जो संगम थी उससे संबंधित वर्तमान में केवल एक ही ग्रंथ उपलब्ध होता है, जो तमिल भाषा का एक व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है तोलकाप्पियम, जो कि एक प्रकार से तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना तोलकाप्पियर नामक एक तमिल विद्वान द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ से हमें तत्कालीन जो चेर, चोल और पांड्य शासक थे उनके बारे में वो जानकारी भी प्राप्त होती है। संगम साहित्य में जो अधिकांश साहित्यिक ग्रंथ है वो अधिकांश ग्रंथ तृतीय संगम से ही संबंधित है, क्योंकि प्रथम संगम से संबंधित कोई साहित्यिक ग्रंथ है वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। दूसरी संगम से संबंधित केवल एक ही तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम ही उपलब्ध होता है। तो वर्तमान में जितना भी संगम साहित्य है वो तृतीय संगम से संबंधित है। तृतीय संगम में है वो अनेक तमिल ग्रंथों की है वो रचना की गई थी।
जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं जिनसे हमें समकालीन चेर, चोल और पांड्य राज्यों के बारे में वो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। जिनमें एक ग्रंथ है शिल्पादिकारम, जिसकी रचना है वो एक तमिल विद्वान इलिंगो आदिगल द्वारा की गई थी। शिल्पादिकारम का शाब्दिक अर्थ होता है नुपुर की कहानी, शिलापो यानी नुपुर, शिल्पादिकारम यानी नुपुर की कहानी, जो कि एक प्रणय कथा है, प्रेम कथा है। इसकी रचना है वो इलिंगो आदिगल के द्वारा की गई थी। इसी प्रकार एक और काव्य ग्रंथ है मणि मेखले यानी मणियों का हार। इसकी रचना है वो एक तमिल विद्वान शीतले सतनार के द्वारा की गई थी। शिल्पादिकारम की कथा जो है वो जहाँ समाप्त होती है उससे आगे की कथा मणि मेखले में प्रारंभ होती है। इसी प्रकार एत्तु तोके यानी 8 गीतों का संग्रह और पत्तुत पातु यानी 10 गीतों का संग्रह, इनसे भी हम ये भी तृतीय संगम से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनसे हमें चेर, चोल और पांड्य राज्यों के बारे में वो जानकारी प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि दक्षिण भारतीय जो इतिहास है या दक्षिण भारत के सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें सर्वप्रथम जो है वो संगम साहित्य से ही ज्ञात होती है। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल में है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वो अनेक साहित्यिक ग्रंथों की वो रचना की गई थी जिनसे हमें पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बारे में वो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथ जो कि पाली भाषा में वो बड़ी संख्या में लिखे गए थे, हमें पूर्वी भारत के वो सांस्कृतिक इतिहास, उसके एक प्रकार से पूर्वी एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों, बौद्ध धर्म के बारे में वो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार पूर्व मध्यकाल में राजस्थान में भी बड़ी मात्रा में वो क्षेत्रीय राजस्थानी भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की गई थी जिनमें चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासु, पद्मनाभ का कन्हड़देव प्रबंध। इसी प्रकार राजस्थानी भाषा में वो अनेक साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गई जिनसे हमें पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के क्षेत्रीय इतिहास के बारे में वो जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के साथ हमारा ये जो धर्मनिरपेक्ष या जो धर्मेतर साहित्य है वो टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। चूंकि हमने प्रारंभ में ही प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर अध्ययन करना शुरू किया था। पहला था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत और तीसरा था विदेशी यात्रियों के विवरण। हम पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर और साहित्यिक स्रोतों के ऊपर वो चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। हमारा जो अगला चर्चा का विषय है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण या विदेशी ग्रंथ। देखिए, भारत में समय समय पर चाहे वो क्षेत्रीय भाषा में हो चाहे संस्कृत भाषा में लिखे गए जो ग्रंथ थे उनसे हमें भारतीय इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन विदेशी लेखकों द्वारा लिखे गए जो यात्रा वृत्तांत जो ग्रंथ थे उनसे भी हमें समकालीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। समय समय पर अनेक विदेशी यात्रियों ने चाहे वो एक छात्र के रूप में यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से या व्यापार के उद्देश्य से या भ्रमण के उद्देश्य से वो भारतीय क्षेत्रों की यात्राएं की थी और इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा और अनुभूत किया उसे उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों के रूप में वो लिखकर संकलित कर लिया। और इन्हीं यात्रा वृत्तांतों से हमें समकालीन भारतीय इतिहास के बारे में वो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इन विदेशी यात्रियों को हम एक प्रकार से इन विदेशी यात्रियों में मुख्य रूप से ईरानी, यूनानी, चीनी, तिब्बती, अरब यात्री है वो प्रमुख है। सबसे पहले हम यूनानी यात्रियों के ऊपर या ऐसा कह सकते हैं कि यूनानी साहित्य के ऊपर वो चर्चा करेंगे जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
और यूनानी इतिहासकारों में या यूनानी साहित्य में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ या जो प्रमुख इतिहासकार है वो है हेरोडोटस, जो कि एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार होने के साथ साथ विश्व इतिहास का जनक भी कहलाता है। हेरोडोटस ने वो हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जातियों के बारे में लिखा है, जिससे हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में निवास करने वाली जातियों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यानी हेरोडोटस का जो ग्रंथ है हिस्टोरिका, वो भी एक प्रकार से भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। हेरोडोटस ने भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत की यात्रा करने का उल्लेख किया है और इस दौरान वह इन पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में निवास करने वाली जातियों के संपर्क में आया, उनके बारे में उसके द्वारा लिखा गया है, जिससे हमें उस समय यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की पश्चिमोत्तर में निवास करने वाली प्रमुख जातियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी इतिहासकारों में जो दूसरा प्रमुख नाम है या जो दूसरा प्रमुख इतिहासकार है वो है कैसियस, जिसे टेसियस भी कहा जाता है। ये दोनों ही नाम ऐतिहासिक ग्रंथों में इसके उल्लेखित मिलते हैं, कैसियस या टेसियस। यह मूल रूप से एक राजवैद्य था और फारस का जो शाही दरबार था उसमें राजवैद्य के पद पर नियुक्त था, परंतु साथ ही साथ एक लेखक भी था। इसने तत्कालीन जो पर्शिया यानी जो फारस था और भारत का जो इतिहास है वो लिखा है। उसने पर्शिया का यानी फारस का इतिहास है वो पर्सिका के नाम से और भारत का इतिहास है वो इंडिका के नाम से लिखा था, जिससे हमें उस समय की भारतीय राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तत्पश्चात 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर के आगमन के साथ ही उसके साथ आने वाले जो सेनानायक थे, जिनमें नियार्कस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस का नाम उल्लेखनीय है, ये तीनों के तीनों सिकंदर के सेनानायक होने के साथ साथ लेखक भी थे। नियार्कस जो कि सिकंदर की जल सेना का सेनापति था, उसने भी जो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर की सेना को जो निरंतर संघर्ष करना पड़ा था उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। इसी प्रकार एरिस्टोबुलस जो कि सिकंदर का एक सेनानायक होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी था, उसने युद्ध का इतिहास नामक ग्रंथ तथा आनेसिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी के नाम से ग्रंथ लिखा है। इन ग्रंथों से हमें सिकंदर के पश्चिमोत्तर भारत में किए गए सैन्य अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पश्चिमोत्तर भारत में जो युद्ध प्रिय जातियां थीं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि सिकंदर लगभग 19 महीने तक है वो पंजाब में संघर्ष में उलझा रहा था और इस दौरान उसके इन सेनानायकों ने जो कुछ अनुभूत किया उसके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ में है वो लिखा है। इन ग्रंथों से हमें सिकंदर कालीन पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में है वो जानकारी प्राप्त होती है। भारत आने वाले यूनानी यात्रियों में जो सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है वो है मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में नियुक्त था, जो कि 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र में लगभग 6 वर्षों तक रहा था। और पाटलिपुत्र में 6 वर्ष तक रहने के दौरान ही उसने जो कुछ देखा, यानी पाटलिपुत्र नगर प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य व्यवस्था, पाटलिपुत्र के समाज आदि के बारे में उसने जो कुछ देखा उसके बारे में उसने विस्तार पूर्वक अपने ग्रंथ इंडिका में लिखा है। इंडिका में मेगस्थनीज द्वारा
पाटलिपुत्र नगर प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य व्यवस्था और तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में लिखा गया है। यद्यपि जो इंडिका है वो अपने मूल स्वरूप में वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी जो परवर्ती यानी पश्चातवर्ती यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में इंडिका के इन वृत्तांतों का उल्लेख करते हुए अपने ग्रंथों अपने जो यात्रा वृत्तांत या जो ग्रंथ है उनमें इंडिका के हवाले से उन तथ्यों का उल्लेख किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेगास्थनीज के बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जो यूनानी लेखक थे, जिसमें जस्टिन है, स्ट्रेबो है, एरियन है, प्लूटार्क है आदि यूनानी इतिहासकार प्रमुख हैं, इन्होंने अपने जो यात्रा वृत्तांत लिखे थे वो इसी मेगास्थनीज के ग्रंथ इंडिका के आधार पर ही लिखे थे, और जिसका उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथों में किया भी है। और उसी इंडिका से यानी उन्हीं इंडिका के वृत्तांतों के आधार पर इन यूनानी इतिहासकारों ने वो अपने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे थे, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्यकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के साथ साथ तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, जो कि एक अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा लिखा गया है, इस ग्रंथ से हमें प्रथम शताब्दी ईस्वी के दक्षिण भारतीय बंदरगाहों तथा उन बंदरगाहों से रोम के साथ जो समुद्री व्यापार होता था उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारतीय बंदरगाहों के नाम उन बंदरगाहों से है वो रोम के साथ जो समुद्री व्यापार होता था उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें इसी ग्रंथ पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी से जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी ग्रंथों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है चीनी ग्रंथ। यदि हम प्राचीन भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में यूनानी ग्रंथों के बाद विश्लेषणात्मक रूप से देखें तो चीनी ग्रंथ दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चीनी इतिहासकारों में सु मा चिएन जिसे चीनी इतिहास का जनक भी कहा जाता है, उसने अपने ग्रंथ में पश्चिमोत्तर भारत और तत्कालीन जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत से जो बौद्ध धर्म का एक प्रकार से बाहर प्रचार प्रसार हो रहा था उसके बारे में अपने ग्रंथ में संक्षिप्त रूप में लिखा है। यानी सुमा चिएन जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अपना ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ से हमें प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के भारत की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्रियों में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था फाहियान। फाहियान है वो 399 ईसा पूर्व में चीन से भारत के लिए रवाना हुआ। उसका उद्देश्य भारत में वो विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों का संकलन करना और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना था। इसी उद्देश्य से वो 399 ईसा पूर्व में चीन से रवाना 399 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ और 401 ईस्वी में वो पश्चिमोत्तर भारत में पेशावर के समीप पहुंचे। 401 से लेकर 410 ईस्वी तक वो उत्तर भारत में रहा, लगभग 10 वर्षों तक। उस समय भारत में उत्तर भारत में वो प्रसिद्ध गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था और उसने वापस लौटकर अपने यात्रा वृत्तांत जिसे फोक्योकी के नाम से जाना जाता है की रचना की, जिससे हमें तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। परंतु फाहियान के ग्रंथ की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि उसने अपने ग्रंथ में कहीं पर भी
समकालीन शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उल्लेख नहीं किया है। ये उसके ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी मान जाती है। चीनी यात्रियों में जो तीसरा जो महत्वपूर्ण यात्री था, जो कि सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री भी था, हवेन सांग, जिसे युआन चुआंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चीनी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध यात्री माना जाता है। उसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया था। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में वो भारत आए और 645 ईस्वी तक वो भारत में रहा था। वह भी बौद्ध धर्म ग्रंथों का संकलन करने और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षाएं वो प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया था। और वापस लौटकर उसने भी भारत यात्रा के संबंध में अपना यात्रा वृत्तांत सियूकी के नाम से लिखा था, जिससे हमें हर्षकालीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्रियों में जो अंतिम महत्वपूर्ण यात्री था वो था इत्सिंग, जो कि 671 ईस्वी में भारत आया और 695 ईस्वी तक भारत में रहा था। उसने भी 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में लिखा है। चीनी यात्रियों के पश्चात तिब्बती यात्रियों का भी भारत के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है। तिब्बती यात्रियों में या तिब्बती साहित्य में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है कंग्यूर और तंग्यूर, जिनकी रचना प्रसिद्ध बौद्ध संत लामा तारानाथ द्वारा की गई थी। लामा तारानाथ वो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जो कि तिब्बत के थे। उन्होंने अपने ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर में पूर्वी भारत में वो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ पूर्वी भारत के तिब्बत के साथ जो सांस्कृतिक संबंध थे, उन सांस्कृतिक संबंधों पर भी विस्तृत प्रकाश डाला है। तिब्बती यात्रियों के बाद यह कह सकते हैं कि तिब्बती साहित्य के बाद भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में अरबी साहित्य का भी वो विशेष योगदान रहा है। या ऐसा कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रस्तुतिकरण में मुस्लिम लेखकों का विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान रहा है। मुस्लिम लेखकों में सबसे पहले जो वृत्तांत लिखे गए वो अरबी भाषा में लिखे गए। अरबों ने है वो 8वीं शताब्दी ईस्वी में 712 ईस्वी में सिंध पर वो आक्रमण किया था। और इससे संबंधित जो पहला ग्रंथ है वो है चचनामा। हालांकि मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था, जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद वर्तमान में उपलब्ध है। इस चचनामा के इस फारसी अनुवादित ग्रंथ से हमें 8वीं शताब्दी के सिंध के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अरब यात्री अल मसूदी ने जो मजरूल जहव नामक ग्रंथ लिखा था, उससे भी हमें पश्चिमोत्तर भारत के वो सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार पूर्व मध्य काल में एक अरब यात्री और घोड़ों के व्यापारी सुलेमान, जिसने कि पाल और प्रतिहार शासकों के राज्य की है वो यात्राएं की थी, उसने अपना ग्रंथ लिखा था सिलसिलात उत त्वारिख। इस ग्रंथ से भी हमें पाल और प्रतिहार शासकों के शासनकाल से संबंधित राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास की वो जानकारी प्राप्त होती है। अरब यात्रियों में जो सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है वो है अल बरूनी। अल बरूनी है वो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय है वो भारत आया था और लंबे समय तक है वो भारत में रहा था। इस दौरान उसने अनेक भारतीय धर्म ग्रंथों और जो भारतीय ग्रंथ साहित्यिक ग्रंथ थे उनका विस्तृत अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। और गहन अध्ययन करने के पश्चात वह संस्कृत का भी एक प्रकार से है वो उसने अच्छा खासा है वो ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और इसी के आधार पर उसने अपना एक ग्रंथ अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद, जिसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है,
की रचना की। इसी ग्रंथ से हमें 11वीं शताब्दी ईस्वी के भारत के वो सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार विदेशी यात्रियों, चाहे वो यूनानी हो, चाहे चीनी हो, चाहे तिब्बती हो, चाहे अरबी हो, इनके द्वारा समय समय पर या विभिन्न कालक्रमों में भारत की जो यात्रा की गई, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से हो, शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से या व्यापार के उद्देश्य से या भ्रमण के उद्देश्य से जो यात्राएं की गई थी, और इस यात्राओं के दौरान उन्होंने जो कुछ है वो अनुभूत किया, उसका वृत्तांत, उस यात्रा का वृत्तांत उन्होंने वापस अपने देश में लौटकर लिखा। उस यात्रा वृत्तांत से भी हमें समकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित है वो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जो इतिहास का निर्माण करने, उसका प्रस्तुतिकरण में है वो बहुत ही सहायक सिद्ध हुई है। इसी कारण इन विदेशी यात्रियों के ग्रंथों को भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत है वो सम्मिलित करते हैं। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न या टॉपिक समाप्त होता है पूर्णतः। हमारा टॉपिक चला था प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। इसी के साथ धन्यवाद। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, जिसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।